शब्द भेद। तो चलिए बच्चों, आज हम शब्द भेद के बारे में पढ़ते हैं। शब्द को जानने के लिए कुछ उदाहरण देखते हैं। स, र तथा ल के योग्य समूह से सरल शब्द बनता है तथा उसका अर्थ भी निकलता है। सरल का अर्थ है आसान। किंतु र, ल, स ये भी तीनों अक्षरों के मेल से बनता है, पर उसका कोई अर्थ नहीं निकलता, इसलिए ये शब्द नहीं है। इसका मतलब यह है कि अक्षरों के योग्य समूह से कोई अर्थ निकलता है, इसलिए यह परिभाषा बनती है। अक्षरों के योग्य अर्थ के समूह को शब्द कहते हैं। फिर से एक बार मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शब्द की परिभाषा अक्षरों के योग्य अर्थ के समूहों को शब्द कहते हैं। हमने शब्द के बारे में देखा, परिभाषा के बारे में देखा। अब हम शब्दों के भेद के बारे में देखते हैं। शब्द के भेद यानी प्रकार 8 होते हैं। जैसे पहला विकारी सव्य शब्द, दूसरा अविकारी अव्यय शब्द। अब हम देखते हैं विकारी सव्य शब्द में उसके 4 प्रकार आते हैं। एक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो चलिए अब हम संज्ञा के बारे में पढ़ते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे सोहम किसी व्यक्ति का नाम है, कलम कोई वस्तु का नाम है, आगरा एक जगह यानी स्थान का नाम है। इस प्रकार व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 5 भेद है। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा और 5वां द्रव्यवाचक संज्ञा। पहला प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, सीता, रोहन, गंगा, हिमालय इत्यादि। यहाँ पर देखिए राम, सीता, रोहन ये किसी विशेष व्यक्ति के नाम हैं, इसलिए वो संज्ञा के व्यक्तिवाचक संज्ञा के प्रकार में आते हैं। गंगा, हिमालय किसी स्थान का, विशेष स्थान का नाम है, इसलिए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के तौर पर लिखे जाते हैं। दूसरा जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा शब्द से उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, पर्वत, नदी, गाय, घोड़ा, नारी, गांव इत्यादि। यहाँ पर लड़का, लड़की या पर्वत ये यहाँ पर उसकी जाति का बोध कराते हैं, इसलिए वो जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। तीसरा समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से वस्तुओं के समूह या समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर देखिए समूह या समुदाय, वस्तुओं का जो समूह होता है, जैसे व्यक्तियों का समूह मतलब भीड़, जनता, परिवार जिसमें अनेक व्यक्ति एकत्रित हैं। वस्तुओं का समूह जैसे गुच्छा, फूलों का गुलदस्ता, इस प्रकार समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। चौथा प्रकार है भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, बुढ़ापा इस पदार्थ की एक अवस्था है। मिठास यह भी एक गुण है। बचपन यह एक अवस्था के तौर पर आएगा। मोटापा यहाँ पर हम लोग दोष के तौर पर ले सकते हैं। तो ऐसे शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। 5वां द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से नापतौल वाली वस्तुओं का बोध हो
उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चावल, घी, सोना मतलब गोल्ड, चांदी। यहाँ पर ये जो वस्तुएं जिसे हम लोग नापते हैं, तौलते हैं, वज़न करते हैं, इसलिए इन वस्तुओं को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, मैं, तुम, हम, हमने, यह, वे, कौन इत्यादि। जैसे राधा गाना गाती है, राधा पढ़ने में होशियार है, राधा को घूमना अच्छा लगता है। वह पढ़ने में होशियार है, उसे घूमना अच्छा लगता है। यहाँ पर राधा संज्ञा के तौर पर आया है, उसके बदले में वह पढ़ने में होशियार है। वह और उसे, यह वह उसे दो सर्वनाम संज्ञा के बदले में इस्तेमाल किए गए हैं। सर्वनाम के 6 प्रकार। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा संबंधवाचक सर्वनाम, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा पुरुषवाचक सर्वनाम, पांचवा अनिश्चयवाचक सर्वनाम और छठा निजवाचक सर्वनाम। सबसे पहला प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं आता हूँ, तुम जाते हो, वह दौड़ता है। यहाँ पर मैं, तुम, वह, यहाँ से किसी व्यक्ति का बोध होता है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर और 3 अन्य भेद आते हैं, उसे हम लोग देखते हैं। पहला अन्य पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा उत्तम पुरुष। अन्य पुरुष मतलब कोई 2 इंसान बातें कर रहे हैं और किसी तीसरे के बारे में, जैसे वे, उसके, उनको आदि। मध्यम पुरुष मतलब यहाँ पर आपस में एक दूसरे से बात करें कि तुम, तुम्हारा, तुमको, जैसे तुम कैसे हो, तुम्हारा काम कैसे चल रहा है, इस प्रकार से। और उत्तम पुरुष मतलब स्वयं अपने बारे में, खुद के बारे में बात करना, जैसे मैं, मेरा, मुझको आदि। दूसरा प्रकार निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम में किसी बात और वस्तु का बोध, निश्चय भाव प्रकट करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वे, यह, वह इत्यादि। तीसरा प्रकार अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम में किसी बात और वस्तु का बोध, निश्चय भाव प्रकट न करे, जैसे कुछ, कोई, ज़्यादा इत्यादि। जैसे उदाहरण के तौर पे कुछ मतलब कुछ सामान मेरे पास है, कुछ मतलब कितना वो पता नहीं है। कोई वहाँ से आ रहा है, कोई मतलब वो पता नहीं है। या ज़्यादा चावल लेकर आना, ज़्यादा मतलब कितना वो पता नहीं। तो यहाँ पर किसी भी निश्चित भाव का प्रकट होना समझ में नहीं आता है। मतलब कुछ, कोई, ज़्यादा इस प्रकार के शब्द अनिश्चित सर्वनाम में आते हैं। चौथा प्रकार संबंधवाचक सर्वनाम। एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से संबंध हो, जैसे जो परिश्रम करेगा उसे सफलता ज़रूर मिलेगी, जैसा करोगे वैसा भरोगे। यहाँ पर जो, उसे, जैसा, वैसा, ये एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम के साथ जोड़ता है। छठा प्रकार है निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम में अपनेपन का बोध हो, जैसे अपना, मेरा, खुद, स्वयं, ये सारे शब्द निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। विकारी शब्द का तीसरा प्रकार क्रिया। यहाँ पर हमें क्रिया के बारे में अधिक कुछ जानना नहीं है। क्रिया का अर्थ होता है करना, अर्थात जिस शब्द में कार्य करने का बोध हो, जैसे पढ़ना, खेलना, खाना, कूदना, ये सारी क्रियाएं हैं जिससे बोध होता है कि वो कोई कार्य कर रहा है, काम कर रहा है। अब हम क्रिया के भेद देखते हैं। संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया,
पूर्वकालीन क्रिया। अब विशेषण के बारे में पढ़ते हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाए। जैसे वह घर सुंदर है, यहाँ पर वह सर्वनाम, घर संज्ञा शब्द और सुंदर यहाँ पर उसकी विशेषता यानी कि विशेषण। मतलब सर्वनाम और संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। अब हम विशेषण के प्रकार देखेंगे। विशेषण का पहला प्रकार गुणवाचक विशेषण। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के रंग, रूप, आकार, गुण, दोष, स्थान आदि की विशेषता बतलाएं। जैसे वह फूल लाल है, यहाँ पे फूल संज्ञा है और लाल रंग उसकी गुण मतलब उसके रंग के बारे में बता रहा है, इसलिए यह गुणवाचक विशेषण आएगा। दूसरा संख्यावाचक विशेषण। ये शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या को बताएं। जैसे कहा जाता है 6 पंखा, 2 केले, 5 बच्चे। इस प्रकार से जो नंबर अंक बताए जाते हैं वह संख्या विशेषण के तौर पर आते हैं। तीसरा प्रकार परिमाणवाचक विशेषण। जिन शब्दों से नापतोल का बोध होता हो। नापतोल मतलब यहाँ पर चीज़ों को जो हम बाज़ार से खरीदते हैं, नापते हैं, तौलते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए थोड़ा चावल, तोला भर सोना। तोला भर मतलब 1 तोला, 2 तोला, इस प्रकार से तोला भर सोना। यह परिमाणवाचक विशेषण में आते हैं। चौथा प्रकार है संकेतवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की ओर इशारा करते हैं। इशारा यानी संकेत करते हैं। जैसे यह घर, यहाँ पे यह शब्द संकेतवाचक विशेषण के तौर पर आएगा। वह गाय, इस प्रकार से यह संकेतवाचक विशेषण में आने वाले शब्द हैं। पांचवा प्रकार है व्यक्तिवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों की रचना व्यक्तिवाचक संज्ञा से होती है, जैसे बिहार से बिहारी, राजस्थान से राजस्थानी, मतलब जहाँ से जिस राज्य के लोग हैं वहाँ से उनकी विशेषता बनती है। जैसे महाराष्ट्र से महाराष्ट्रियन। इस प्रकार से ये विशेषण वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनते हैं। तो बच्चों, आज हमने विकारी शब्द के 4 भेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और उनके भेद के बारे में पढ़ा। आज के वीडियो में हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम अव्यय के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।